नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पेडागॉजी सेकंड में अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, सस्वर वाचन के अर्थ एवं महत्व बताइए। उत्तर है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को सस्वर पाठ अथवा सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन से बालकों की झिझक तथा संकोच दूर होता है। वे आत्मविश्वास की भावना से परिपूरित होते हैं तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखित भाषा के रूप में विषय वस्तु को जब हम बोलकर ध्वनियों के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन के से दोस्तों बालकों का संकोच दूर होता है। जब बालक कई व्यक्तियों के समूह में बैठकर वह सस्वर वाचन करता है तो उसका संकोच दूर होता है, बोलने की झिझक दूर होती है, उसमें आत्मविश्वास की भावना आती है और दोस्तों सस्वर वाचन करने से बालक में बोलने के प्रति शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सामूहिक वाचन क्या है। उत्तर है, सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त होता है। समवेत या सामूहिक वाचन का अर्थ है जब एक से अधिक छात्र मिलकर वाचन करते हैं। सामूहिक वाचन का मतलब होता है दोस्तों एक से कई छात्र मिलकर जब वाचन करते हैं, जब पढ़ते हैं तो उसे हम सामूहिक वाचन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और सभी बच्चे एक साथ जब बोलते हैं, एक समूह में बोलते हैं तो उसे हम सामूहिक वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वाचन क्या है। उत्तर है, व्यक्तिगत वाचन में एक ही व्यक्ति वाचन करता है। व्यक्तिगत वाचन अध्यापक द्वारा किए आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। अध्यापक कक्षा के छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है, तत्पश्चात एक छात्र उस पाठ का अनुकरण करता है। देखिए दोस्तों, जो अध्यापक होता है वह सबसे पहले आदर्श वाचन करता है, यानी कि विषय वस्तु को पढ़ाता है। फिर उसी कक्षा में एक व्यक्ति जो होता है, जो एक बालक होता है, जो एक छात्र होता है, वह व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति खड़ा होकर उस पाठ का वाचन करता है, उस पाठ का अनुकरण करता है, जिसे हम व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई एक व्यक्ति वाचन करता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। जब कई छात्र मिलकर एक साथ वाचन करते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वाक्य शिक्षण विधि क्या है। उत्तर है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पढ़ने का क्रम वाक्य से आरंभ किया जाता है। इस विधि के समर्थकों के अनुसार पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि को ही आधार बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वाक्य शिक्षण विधि होती है इसमें पढ़ने का जो क्रम होता है वाक्य से ही आरंभ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण के 3 सामान्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सकें। देखिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण का जो पहला उद्देश्य होता है, बालक शुद्ध बोल सके, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, बालक की बोलने की क्षमता, भाषा प्रभावशाली हो, अपने अनुभूतियों को वह व्यक्त कर सके। यह हिंदी शिक्षण का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य है क्रमबद्ध विचार प्रणाली, भावा अभिव्यंजना में उन्हें दक्ष बनाना, उनके विचार को व्यक्त करना क्रमबद्ध रूप से, यह दूसरा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। तीसरा है बालकों के शब्दों में, वाक्यांशों में और तथा लोकोक्तियों आदि के दोषों को दूर करना। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का महत्व क्या है। उत्तर है, गृह कार्य में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक अभ्यास करने का अवसर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थियों को इतना गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिससे वे दूसरे काम करते हुए भी आसानी के साथ कर सकें। देखिए दोस्तों, जो गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को, वह इसमें विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, उसे आत्मनिर्भर होने की। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। उत्तर है, छात्रों के लिए सहायक सामग्री बड़ी उपयोगी है।
क्योंकि कुछ ऐसे साधन हैं जैसे प्रोजेक्टर जिनकी सहायता से छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा को तो केवल मार्गदर्शन की ही आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, सहायक सामग्री के माध्यम से छात्र बड़ी जल्दी से सीखते हैं। सहायक सामग्री जो होती है वह छात्र का मार्गदर्शन करती है। दूसरा पॉइंट है, छात्र थकान का अनुभव नहीं करते क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति स्वानुभूति के रूप में होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण में विचार विश्लेषण का महत्व क्या है? उत्तर है, हिंदी शिक्षण के लिए यह विधि सबसे उत्तम है। इस विधि में परिभाषाओं और उनके नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रोचक और मनोवैज्ञानिक ढंग से सिखाने के लिए ऐसी विधि का अनुकरण करना चाहिए। इस विधि में हिंदी की किसी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती, न ही परिभाषाओं और नियमों को रटने की। यह प्रणाली साधारण से विशेष, मूर्त से अमूर्त, उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात आदि सिद्धांत सूत्रों के अनुसार होती है। देखिए दोस्तों, जो विचार विश्लेषण का महत्व क्या है, कोई भी विषय वस्तु को जो साधारण से विशेष की ओर जाता हो, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका विश्लेषण किया जाता है। आदि सिद्धांत सूत्रों के अनुसार इसका विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में रसानुभूति की उपयोगिता क्या है? उत्तर है, रसानुभूति कराना एक बात है, कविता में निहित रस का शास्त्रीय ज्ञान कराना दूसरी बात है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रसों के नाम, उनके पीछे अस्थायी भाव, उनका प्रभावात्मक परिचय देना ही पर्याप्त होता है। शिक्षण की रसानुभूति कराते समय सौंदर्य तत्वों का भी प्रयोग कराना चाहिए, जिससे कि छात्रों में तादात्म्य स्थापित हो सके। देखिए दोस्तों, जब कविता शिक्षण कविता को पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रस का होता है कि कविता में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे दोस्तों हम कविता कह रहे हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार देख मराठा, पुलकित होते उनकी तलवारों की वार। इसमें क्या वीर रस की भावना आ रही है, बच्चों में उत्साह उमंग होगा वीर रस के प्रति, इनकी यानी कि उसके मन में वीरता की भावना आएगी। यह कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कविता है वह कौन सा आनंद प्राप्त कर रही है, बच्चों को कौन सा रस प्रदान कर रही है, पढ़ाते समय बच्चों के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में श्यामपट्ट के प्रयोग क्या हैं? उत्तर है, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग श्यामपट्ट का होता है। अन्य सभी उपकरणों की पूर्ति श्यामपट्ट से हो सकती है, लेकिन श्यामपट्ट के अभाव में भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक दुस्साहस ही समझिए कि यदि अध्यापक रेखा चित्र, चार्ट आदि से आवश्यकता नहीं है, वह इन सब की पूर्ति श्यामपट्ट की सहायता से कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो श्यामपट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, इस पर लगभग सभी चीज़ें उकेरी जा सकती हैं, यानी कि हिंदी शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है, हिंदी रचना के प्रकार क्या हैं? उत्तर है, हिंदी शिक्षण में रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नियंत्रित रचना, शिक्षक द्वारा तैयार ऐसी रचना जिससे छात्र निश्चित व्याकरणिक और कोशी इकाइयों का प्रयोग करना सीखते हैं, नियंत्रित रचना कहलाती है। दूसरा है मुक्त रचना, इसमें छात्र विचारों को स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत निबंध, पत्र, समाचार पत्र, लेखन और प्रतिवेदन आते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुक्त रचना होती है इसमें छात्र स्वतंत्र होते हैं अपने मन की बात उसमें कहने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, गद्य शिक्षण में मौन वाचन का महत्व बताइए। उत्तर है, गद्य शिक्षण में मौन वाचन का महत्व, मौन वाचन द्वारा बालक शीघ्रता से पढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, जब बालक होता है, जब मन में पढ़ता है तो वह पाठ को बड़ी तेजी से पढ़ता है। मौन वाचन बालकों को चिंतनशील बनाता है। बालक मन में विषय वस्तु को पढ़ता जाता है और वह अपने मस्तिष्क द्वारा उस विषय वस्तु को सोचता जाता है। तीसरा पॉइंट है, मौन वाचन में मस्तिष्क पर बहुत कम बल लगता है, अतः कम थकावट आती है। और दोस्तों, मौन वाचन करने से कम समय लगता है, समय की भी बचत होती है, थकावट भी कम आती है। मौन वाचन से अभ्यास से गृह कार्य देने में सरलता हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण में दृश्य एवं श्रव्य साधनों का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर है, वे शैक्षिक उपकरण जिनके प्रयोग के समय विद्यार्थी मुख्यतः आँखों एवं कानों के माध्यम के साथ साथ अपनी चिंतन प्रक्रिया को
और अधिक मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण प्रणालियों को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट, वस्तुएं, प्रतिरूप, चित्र, रेखा चित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। देखिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग से छात्र का मस्तिष्क पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रतिबिंब बहुत दिनों तक टिके होते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग वस्तुओं, प्रतिरूप, चित्र, मॉडल, रेखा चित्र, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से, आदि सहायक सामग्रियों के माध्यम से दिया गया ज्ञान छात्र के मन में अस्थायी होता है और बहुत दिन तक वह टिकता है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के लिए आवश्यक बातें बताइए। उत्तर है, मौन वाचन के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित है। विकसित शब्दकोश हो, यानी कि बालक मौन वाचन करते समय शब्द को तुरंत पकड़ सके, उसे सोच सके, चिंतन कर सके। शांतिपूर्ण वातावरण, वातावरण जो हो वह शांतिपूर्ण हो, शोरगुल न हो, धैर्य की भावना हो, वाचन की मुद्रा हो, उचित प्रवाह तथा गति का ध्यान। मौन वाचन में दोस्तों एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, साहचर्य विधि। इस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने में किया जाता है। साहचर्य विधि की आविष्कार श्रीमती मांटेसरी है। इस विधि का प्रयोग केवल प्रारंभिक कक्षाओं में ही किया जाता है, क्योंकि यह विधि बालकों को केवल संज्ञाओं का ही ज्ञान कराती है। देखिए दोस्तों, साहचर्य विधि के आविष्कारक श्रीमती मांटेसरी हैं और यह छोटे बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।